हेलो एवरीवन, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, ऑल द ब्यूटीफुल किड्स। कैसे हैं सारे के सारे? ऑल गुड। तुम्हें मैंने वैसे भी कहा है, कभी कोई परेशानियां हो तो कमेंट में लिख सकते हो, नहीं तो अलग से मैसेज कर सकते हो। कहाँ मैसेज करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बाकी दोस्त कमेंट में बता देंगे कहाँ मैसेज करना चाहिए। विद दिस नोट, योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर द्रोणा बैच। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम, है ना। बीच में चीजें आ जाती हैं, हो जाती हैं चीजें, तो हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। अपना लेक्चर जो चल रहा है सारा का सारा, आई एम होपिंग कि तुम टाइमली रिवीजन कर रहे हो, एनसीईआरटी रीड करके आ रहे हो। हर बार तुम्हें मैं बता रहा हूं कि क्या रीड करके आना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्या रीड करके आना चाहिए, तो तुम्हें पहले से उस बात को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है लास्ट लेक्चर की, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं आज। लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था कि जो रेप्लिकेशन का सारा मैकेनिज्म है, वो रेप्लिकेशन एक्चुअली में हो कैसे रही थी। हमने एक क्लास ली थी पूरी, जहां हमने रेप्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी। हमने पढ़ा भाई सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को डिस्कवर किसने किया। और एक लेक्चर हमने लिया रेप्लिकेशन में, जहां हमने देखा कि रेप्लिकेशन एक्चुअली में होता कैसे है, उसके लिए क्या क्या एंजाइम्स चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को देखी, कुछ लाइंस एनसीईआरटी की हमने ज़्यादा नहीं छेड़ी क्योंकि वो आगे जाके बायोटेक में आनी है, ठीक। तो हमने रेप्लिकेशन में देखा था कि भाई एक स्पाइरल था, हेलिकेज आया, ओ आर आई पर ही आता है, डीएनए को स्पाइरल से नॉर्मल भी करता है, फिर उस डीएनए को खोल देता है। तो वो अनवाइंडेज भी था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बना रहा था, लेकिन वो तो चिपक सकते हैं। तो हमने कहा एसएसबीपीआई, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया, सिंगल को सिंगल रखा तो एक ओपनिंग बन गई जिसे कहा रेप्लिकेशन फोक। फिर हमने कहा डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता, तो पहले प्राइमेज आया, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए को यूज करके आरएनए बनाता है, और वो जो आरएनए का टुकड़ा बनाता है उसको हमने नाम दिया था आरएनए प्राइमर। तो आपका आरएनए प्राइमर रेडी हो जाता है, ठीक। अब आरएनए प्राइमर बनने के बाद हमने कहा अब डीएनए पॉलीमरेज आता है और 5 to 3 डायरेक्शन में दोनों डॉटर्स बना देता है, एक पे नीचे से ऊपर, एक पे ऊपर से नीचे। फिर हमने कहा जब डीएनए अनकॉइल हो रहा था तो ऊपर के एरिया में एक्स्ट्रा कॉइलिंग आ गई थी, जिसे हमने कहा था सुपर कॉइलिंग। अब वो जो सुपर कॉइलिंग है सॉरी, वो जो सुपर कॉइलिंग, उसको हटाने का काम किया गायरेज ने। गायरेज ने सुपर कॉइलिंग हटाई, फिर हीलिकेज आया, फिर एसएसबीपी आए। अब हमने कहा कि एक स्ट्रैंड पे 5 to 3 कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो जाएगी और दूसरे पे नया प्राइमर बनेगा, फिर वो फ्रैगमेंट बनेगा। तो हमने कहा था एक 3 to 5 वाले पेरेंट पर 5 to 3 डॉटर्स कॉन्टिन्यूसली बनते हैं, और जो पेरेंट 5 to 3 है उस पे जो डॉटर स्ट्रैंड है वो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे डिसकॉन्टिन्यूसली बन रहे थे, जिसे हमने कहा था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। करेक्ट। तो सारा रेप्लिकेशन हमने खत्म कर लिया। क्रिक साहब ने सेंट्रल डॉगमा दिया था कि डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाता है, तो उसको हमने नाम दिया था रेप्लिकेशन। सेंट्रल डॉगमा के अंदर सेकंड चीज क्या थी? व्हाट वाज द सेकंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा? करेक्ट, बिल्कुल सही। सेंट्रल डॉगमा में द सेकंड पार्ट वाज ट्रांसक्रिप्शन। क्रिक ने यह कहा था कि इंफॉर्मेशन का फ्लो डीएनए से आरएनए में होना चाहिए। भाई हमने तो ये डिस्कस किया था ना कि डीएनए इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि वो जीन की इंफॉर्मेशन अब एक्सप्रेस हो, अब वो दिखे, तो वो डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन कभी नहीं बनता। क्या कहा था? डीएनए से हमेशा आरएनए बनेगा, कहा था ना। दिमाग खुजला रहे हो बैठ के, ये दिवाली की छुट्टियों के बाद आके ना
पढ़ाई छूट जाती है। कितनी बार बोला था, जाने से पहले भी समझाया था कि छुट्टी को कभी छुट्टी नहीं समझना चाहिए। जब तक आप प्रिपरेशन फेज में होते हो ना, जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है ना, नॉर्मल स्टडीज के अलावा, किसी दिन छुट्टी है, क्लास नहीं लग रही, वो तो आपके लिए एक बोनस टाइम है अपने आप को निखारने का। यहां पे हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट, सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, और प्रोसेस देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, बहुत बेसिक सेम तरीका, खुले कानों से सुनना, दिमाग में समझने की कोशिश करना और मेरे साथ साथ लिखना, सब समझ में आ जाएगा। जबरदस्ती की कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेंगे, सब सिंपल सिंपल वे में आराम से कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऑलरेडी सब रेडी हैं। मैंने पहले भी लेक्चर में कहा था, अगर तुम्हें सब समझ में आ जाता है लेक्चर के एंड में, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में डाल दिया करो। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आलस मार जाते हो। अगर सब समझ में आ जाता है तो एंड में जाके लिख दिया करो जस्ट कि सर आज के लेक्चर में सब समझ आ गया था। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। चलो स्टार्ट करते हैं, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। हेडिंग डालो, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, कभी भी आप इंग्लिश का वर्ड देखते हो ना, ट्रांसक्राइब करना, तो ट्रांसक्राइब करने का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन वर्ड चेंज नहीं होती, लेकिन उस चीज को कहने का, बोलने का कोई तरीका बदल सकता है, तो वो कहलाता है इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब है, मैंने कोई चीज लिखी, मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, अब मैंने तुम्हें कहा कि इस पैराग्राफ को अपने ही शब्दों में ढाल दो, तुम्हें अपने शब्दों में ढालना है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना, ना तो तुम उसमें कोई बात ऐड करोगे ना उसमें से बात कोई रिमूव करोगे, बस तुम्हें अपने वर्ड्स में उसको लिखना है। सॉरी, तो इस चीज को तुम बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है, लिखो, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, synthesis of RNA from one strand of DNA. Synthesis of RNA from one strand of DNA. हमने पढ़ा था, जब रेप्लिकेशन पढ़ा तो हमने कहा दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहे थे, दोनों स्ट्रैंड से रेप्लिकेशन से नया डीएनए बनता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं करते। ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, किससे हो रहा है, डीएनए से हो रहा है, लेकिन डीएनए के एक स्ट्रैंड से हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे हिंदी नहीं आती है, बट मैं तुम्हारे लिए बता देता हूं उसकी हिंदी है क्या। ठीक है, प्रतिलिपि, वाह। हमने जब रेप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने कहा था रेप्लिकेशन था प्रतिकृति, उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी बनना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की बड़ी सुंदर हिंदी है, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब है, प्रति मतलब सेम, लिपि मतलब मैंने क्या कहा था कि वो लैंग्वेज सेम रहेगी। मैंने इंग्लिश में वो पैसेज लिखा है, तो तुम भी उस पैसेज को इंग्लिश में ही लिख रहे हो, अपने ही वर्ड्स में लिख रहे हो, बिना इंफॉर्मेशन चेंज किए, तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो ऐसे ही डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज है, वो अभी भी न्यूक्लियोटाइड की भाषा में ही रहेगा, कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ कोई नई चीज सिंथेसाइज हो रही है। तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना, और डीएनए की दोनों स्ट्रैंड नहीं, डीएनए की एक स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। ठीक है, तो वो है ट्रांसक्रिप्शन।
बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, लिखो आगे, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स डू नॉट पार्टिसिपेट in transcription. Both strands of DNA do not participate in transcription because, ये तो हमने लिख दिया कि एक कर रहा है, बट ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो पहला कारण, अभी डायग्राम बना के भी दोनों कारण को समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने हमेशा बोला है मेरे साथ हमेशा पेशेंस से बैठो, तो नो लिखो, समझने की कोशिश करो। तो बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे का पहला कारण, the two strands will code for two different RNA. अगर दोनों स्ट्रैंड सेम टाइम पर ट्रांसक्राइब हो रहे हैं तो उनसे दो अलग आरएनए बनेंगे। उन दोनों आरएनए का जो सीक्वेंस है वो अलग होगा। सीक्वेंस के टर्म में हम बोल रहे हैं दो अलग टाइप के आरएनए बनेंगे, और दो अलग आरएनए से हमेशा दो अलग प्रोटीन बनते हैं। They will form two different proteins. They will form two different proteins. तो ये तो देखो पंगा हो जाएगा इससे, तो वो एक ही जीन है ना, हमने कहा था ना वन जीन हैज इंफॉर्मेशन। अब एक जीन के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग आरएनए बना रहे हैं, उससे अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं, तो देखो जेनेटिक मशीनरी बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सेल को कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पर कौन से वाले स्ट्रैंड से कौन सा प्रोटीन चाहिए था? गलत जगह गलत प्रोटीन बना दिया इंसान की तो टैं हो जाएगी, निकल लेगा वो तो गलत चीज से। तो नेचर ने बोला नहीं, डीएनए हमेशा एक वाला ही काम करेगा, दूसरा डीएनए कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाते हैं ना तो वो दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। द टू आरएनए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं था, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब था कि एक का जो सीक्वेंस और दूसरे का सीक्वेंस है वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट है कि वो बॉन्ड बना के चिपक जाएंगे। तो जो दो आरएनए बनेंगे दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। द टू आरएनए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री and forms inactive double stranded RNA। ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसका नेचर क्या लिखा है? इनएक्टिव। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां डीएनए से आरएनए बनता है और डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, दोनों से नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दो स्ट्रैंड से दो अलग आरएनए बनेंगे, इनसे दो अलग प्रोटीन बनेंगे, उससे जेनेटिक मशीनरी बड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। प्लस दो आरएनए जो बने हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो चिपक के इनएक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, रिटन वर्क देख लो सिंगल व्यू में, इसी चीज को मैं तुम्हें दिखाता हूं अब डायग्राम से। हमने कहा था ना डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल नेचर में होगा बेटा, तो एंटी पैरेलल नेचर के लिए बना दिया। अब मान लेते हैं इस पे सीक्वेंस है ATGC AA TT GG CC, तो कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस क्या होगा डीएनए का? TA CG, A का कॉम्प्लीमेंट T का कॉम्प्लीमेंट A, G का कॉम्प्लीमेंट C का कॉम्प्लीमेंट G। अब है ATGC, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा?
टी टी, ए ए, सी सी, जी जी। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या बनाया मैंने सारा? ये बनाया मैंने डीएनए। ये क्या है मेरा? डीएनए। अब इसका अगर मैं आरएनए बनाऊं, ये मेरा डीएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर हम इसका आरएनए बनाते हैं तो क्या आरएनए बनेगा? टी का कॉम्प्लीमेंट ए। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट टी डीएनए में था, आरएनए में हमने कहा था उसकी जगह यू आता है। टी का कॉम्प्लीमेंट जी, जी का कॉम्प्लीमेंट सी, टी का कॉम्प्लीमेंट ए ए का कॉम्प्लीमेंट यू यू, सी का जी जी, और जी जी का कॉम्प्लीमेंट सी सी। तो एक तो ये आरएनए बन सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऊपर वाला डीएनए है, इससे 5 के 3 के डायरेक्शन में क्या बनेगा? सी का कॉम्प्लीमेंट जी, सी का कॉम्प्लीमेंट जी, दोनों जी का कॉम्प्लीमेंट सी, टी का कॉम्प्लीमेंट ए, टी का कॉम्प्लीमेंट ए, दोनों ए का कॉम्प्लीमेंट यू, सी का कॉम्प्लीमेंट जी, जी का कॉम्प्लीमेंट सी, टी का ए का यू। ठीक है, बन गया। तो दिस इज माय RNA 2। इसका 5 से 3 का सीक्वेंस कुछ और है, और इस RNA 2 को अगर मैं 5 to 3 लिख दूं, इसी को मैं 5 to 3 के डायरेक्शन में लिख रहा हूं, तो क्या क्या है? GCAU, 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 ये है RNA 2 5 to 3। ठीक है, नीचे वाले से 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये बना, ऊपर वाले से 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये बना। 5 से 3 का सीक्वेंस AUGC AAUU GGCC, यहां 5 से 3 का सीक्वेंस GGCC AAUU GCAU। इससे जब इस आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो इससे कुछ अलग प्रोटीन बनेगा, और जब आप इस RNA 1 को ट्रांसलेट कराओगे तो इससे डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। तो ये एक ही डीएनए का टुकड़ा है, अगर इससे 2 RNA बने तो 5 से 3 की डायरेक्शन में दोनों सीक्वेंस अलग हैं, तो राइबोसोम इनको ट्रांसलेट करके 2 अलग प्रोटीन बनाएगा। एक ही डीएनए एक ही जीन से 2 2 RNA बन रही है तो सही बात बिल्कुल नहीं है। तो पहला तो ये रीजन था कि दोनों में से एक से ही आरएनए बनवाया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं। हमने क्या कहा था कि वो दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। वो दोनों स्ट्रैंड्स हमने कहा आपस में क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। RNA 1 का सीक्वेंस क्या है 5 से 3 की डायरेक्शन में? AUGC AAUU GGCC, AAUU GGCC। RNA 2 का सीक्वेंस क्या है? 3 से 5 की डायरेक्शन वाला सीक्वेंस लिख रहे हैं। UACG, UACG, UU, AACCGG। ये मैंने लिख दिया RNA 2 जो बना। अब तुम खुद देख सकते हो, ए और यू कॉम्प्लीमेंट्री, यू और ए कॉम्प्लीमेंट्री, GCCG, AUAU, UAUA, GCGC, CGCG, सभी तो कॉम्प्लीमेंट है।
तो तुम्हारे एक जीन से अगर 2 आरएनए बने, इसका 5 से 2 सीक्वेंस अलग है, इस RNA2 का 5 से 3 की डायरेक्शन में सीक्वेंस अलग है। 2 अलग सीक्वेंस है, 2 अलग प्रोटीन बनेंगे, सेल चकरा जाएगा भाई, कौन सा प्रोटीन बनाऊं। दोनों बना देगा तो भी नुकसान, गलत बना दिया तो भी नुकसान। और दूसरी दिक्कत कि ये जो 2 आरएनए बने हैं ये तुम्हें दिख रहा है भाई, एंटी पैरेलल नेचर में ये खुद कॉम्प्लीमेंट है। अगर 5 to 3 और 3 to 5 इनको रख दिया जाए ना तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है, चिपक जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा जो इनएक्टिव है, उसका तुम ट्रांसलेशन करा ही नहीं सकते, तो सारी एक्टिविटी बर्बाद, कूड़ा हो गई सब कुछ। तो एनसीईआरटी ने ये 2 रीजन दिए हैं कि दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जी, एक ही करेगा, दोनों नहीं करेंगे। आउट ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स only one DNA strand will participate in transcription, other will not take part। तो इसी की वजह से एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, सिंगल व्यू देख लो इसका। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वापस से पॉज करो, पीछे पढ़ो क्या लिखा था, सुनो वापस से क्या बोला, देखो कब एरो लगा के क्या बनाया, साथ साथ दिमाग खोलना है। एनसीईआरटी ने बोला हमें जी कि देखो एक ही को पार्टिसिपेट कराना है, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई दूसरा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो रहा है और तुम्हारे अंदर उस जीन का कोई दूसरा स्ट्रैंड। एक स्पीशीज के अंदर उस डीएनए का सेम स्ट्रैंड ही हम सबके अंदर आगे आरएनए बनवाता है और एक स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसा नहीं कि मेरे में पहला वाला आरएनए बन रहा है, तुम्हारे में दूसरा वाला आरएनए बन रहा है। अगर मेरे में RNA1 बन रहा है तो तुम सबके में भी RNA1 ही बनेगा। अगर तुम्हारे अंदर RNA2 बनता है तो मेरे अंदर भी पक्का है कि RNA2 ही बन रहा होगा, RNA1 बनेगा ही नहीं कभी भी, नो एक्सेप्शंस। तो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एनसीईआरटी ने कहा 3 हिस्से हैं इसके। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज 3 पार्ट्स। क्या क्या? एक पार्ट है प्रमोटर, एक लास्ट पार्ट है टर्मिनेटर। भाई एक शुरुआत चाहिए और एक अंत चाहिए। तो शुरुआत ट्रांसक्रिप्शन की प्रमोटर वाले साइड पर से होती है, अंत टर्मिनेटर से होता है, और इनके मध्यम में जो भी रह जाएगा ना, बीच में जो भी बचेगा, उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 हिस्से होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। पहला पॉइंट, प्रमोटर डिसाइड्स पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड्स। हमने कहा ना कि कौन सा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये प्रमोटर की पोजीशन से पता चलेगा। प्रमोटर डिसाइड करता है स्ट्रैंड की पोलैरिटी को, कि कौन सा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रमोटर वो साइट होता है जीन का जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। प्रमोटर वो रीजन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है। ठीक है, ये वो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन जो होती है, इट इज द मेन पार्ट
इट इज द मेन पार्ट विच कोड्स फॉर आरएनए। आरएनए में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो स्ट्रक्चरल जीन की जाती है। एंड देन एट लास्ट वी हैव द टर्मिनेटर। भाई कहीं तो जाके प्रोसेस को रोकोगे, तो ये वो जगह है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर मिलता है। इट इज फाउंड एट 5 प्राइम एंड, या ऐसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। And terminator is found at 3 prime end. Downstream of structural gene. घबराओ मत ये सब देख के, अभी नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ, तो नोट्स भी बन रहे हैं तुम्हारे, सब समझ में आएगा तुम्हें। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर वो रीजन है जहां प्रोसेस खत्म होती है, इसको हम बोलते हैं कि भाई 3 प्राइम एंड पे है, स्ट्रक्चरल जीन से डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरह। प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड या ऊपर की तरफ होता है, अपस्ट्रीम होता है। यहाँ पे पॉलीमरेज आके जुड़ता है और यहाँ से डिसाइड होती है स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी। सिंगल व्यू में देख लो, रिटन वर्क कर लो, मैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। वही सेम सेम स्ट्रैंड ले रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैं कह रहा हूं मेरा प्रमोटर यहाँ है और मेरा टर्मिनेटर मैं कह रहा हूं यहां पर है। प्रमोटर टर्मिनेटर खुद कोई प्रोटीन नहीं है, ये डीएनए के रीजन्स होते हैं। प्रमोटर और टर्मिनेटर ये भी कुछ चीज अलग नहीं है, ये भी डीएनए के ही रीजन है। दे आर themselves regions of डीएनए ओनली। ठीक, तो मान लेते हैं ये है मेरा प्रमोटर, ये है मेरा टर्मिनेटर। सीक्वेंस लिख देता हूं वही सेम, ATGC, AATT, GGCC। नीचे का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट TACG, TT, AACCGG। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन भी पॉसिबल है क्या? बहुत ध्यान देना, कंफ्यूजन आएगी अब। टर्मिनेटर में इधर कर दे रहा हूं, प्रमोटर इधर कर दे रहा हूं, और सीक्वेंस वही लिख रहा हूं मैं, ATGC, AATT, GGCC। कॉम्प्लीमेंट भी वही रहेगा, TACG, TT, AACCGG। मैंने डीएनए में कोई चेंज नहीं किया है, मैंने डीएनए में कोई चेंज नहीं किया है, खाली प्रमोटर टर्मिनेटर को उल्टा करके रखा है दोनों में। जो बीच का हिस्सा है, ये जितना भी बीच का हिस्सा है दोनों का, इतने हिस्से को बोल दिया जाता है स्ट्रक्चरल जीन। जितना भी बीच का हिस्सा है ये कहला रहा है स्ट्रक्चरल जीन। अब मैंने क्या कहा, प्रमोटर क्यों डिसाइड कर रहा है?
हमने लिखा कि प्रमोटर इज डिसाइडिंग द पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड, कि कौन पार्टिसिपेंट है कौन नॉन पार्टिसिपेंट है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रमोटर वो जगह है जहां पे ये भाई साहब आके जुड़ते हैं, ये कहीं और जाके जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, जोड़ते हैं इसे। मान लेते हैं स्माइली मेरा आरएनए पॉलीमरेज है, तो वो यहां आके जुड़ गया, यहां आके बैठ गया, और यहां पे वो कहाँ आके बैठेगा? प्रमोटर यहाँ है तो यहां आके बैठा। ये मेरा पॉलीमरेज एंजाइम है। ये बड़ी सी स्माइली इज माय आरएनए पॉलीमरेज। ये हमेशा प्रमोटर पे जाके बैठता है। कहाँ बैठता है? प्रमोटर पे जाके बैठता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसकी। अब हमने क्या कहा था? जितने भी एंजाइम है दे वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में काम करेंगे हमेशा? करेक्ट, 5 to 3 में ही करेंगे। तो ये टेम्पलेट किसको लेगा? जो भी इसके पास 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, हमेशा ये पॉलीमरेज उसको टेम्पलेट मानेगा, मतलब वो उसको ही यूज करके नया आरएनए बनाना चाहेगा। तो ये दो कंडीशन है। जीन सीक्वेंस वही है मेरा, प्रमोटर टर्मिनेटर उल्टे मार दिए। यहां पे प्रमोटर लेफ्ट में है, प्रमोटर पे आके बैठ गया पॉलीमरेज। पॉलीमरेज कह रहा है कि मैं 3 to 5 वाले को टेम्पलेट लूंगा, मैं 3 to 5 वाले को पढ़ूंगा, दूसरे वाले को नहीं पढ़ूंगा। तो यहां पे कौन है 3 to 5 वाला मेंबर? ऊपर वाला या नीचे वाला? करेक्ट, नीचे वाला। तो यहां पे ये है तुम्हारा टेम्पलेट। ऑटोमेटिकली ऊपर वाले को बोल देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। असली में जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टिसिपेट कौन करेगा प्रोसेस में? टेम्पलेट। इसको पढ़ के डीएनए से आरएनए बनेगा, कोडिंग पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यह है नॉन पार्टिसिपेंट। बट फिर भी कोडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सीक्वेंस आरएनए का आता है ना, वो कोडिंग जैसे ही दिखता है। ध्यान नहीं दिया होगा ना पीछे वाले डायग्राम में, ये पता था। पॉलीमरेज इस 3 से 5 को ट्रांसक्राइब करेगा 5 से 3 की डायरेक्शन में, और टी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यू, सी का कॉम्प्लीमेंट जी, जी का कॉम्प्लीमेंट सी, टी का ए, यू यू, जी जी, सी सी। ये बना मेरा आरएनए। तो इस डीएनए में प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है। प्रमोटर ही वो साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा। ये सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। इसका मतलब 3 to 5 वाले को ही बस टेम्पलेट ले सकता है, ऊपर वाले को ये रीड ही नहीं कर सकता। 5 to 3 के साथ 5 to 3 आरएनए बन ही नहीं सकता। एंटी पैरेलल नेचर भी होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री भी होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री तो ऊपर से बना सकते हैं, लेकिन एंटी पैरेलल नहीं बना सकते। इस डायरेक्शन से नहीं बन सकता भाई, टर्मिनेटर है यहाँ पे। पॉलीमरेज वहीं से बैठ के इधर की तरफ आएगा, 5 to 3 मूव करता है तो 3 to 5 को रीड करेगा। नीचे वाले को रीड कराए तो नीचे वाले को आप टेम्पलेट बोलोगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन गया ये। इस आरएनए और इस कोडिंग के सीक्वेंस को देखो ध्यान से। ए टी यू, जी जी, सी सी, ए टी टी, यू यू, जी जी, सी सी, सी सी।
तो जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन आरएनए में आई है ना, जो एक्चुअल कोड है वो ऊपर वाले स्ट्रैंड के पास है, नीचे वाला तो खाली उसकी एक कॉपी है जिससे ये बनाया गया वापस। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नॉन पार्टिसिपेंट है उसे कोडिंग इसलिए कहा क्योंकि एक्चुअली में वही असली कोड है जिसको पास करवाना था। इसको तुम ट्रांसक्राइब कराओगे तो इसका तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये दोनों आपस में हो गए सिमिलर। ठीक है, तो द सीक्वेंस ऑफ आरएनए is exactly similar to the sequence of coding strand except uracil in place of thymine. आरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आरएनए में यूरासिल है थाइमीन की जगह पर, बाकी सारा सीक्वेंस देख लो सेम है कोडिंग का और आरएनए का। ठीक है, अब जब हमने शुरुआत करी थी इस टॉपिक की तो हमने कहा कि नीचे से भी आरएनए बन सकता है, ऊपर से भी बन सकता है, अभी तो हमने ये देखा था। बट मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रमोटर नाम का डीएनए रीजन है जिससे डिसाइड होता है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा। तो अब अगर ये वाली कंडीशन है ना, तो उस स्पीशीज में हर ऑर्गेनिज्म में नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ये 3 to 5, इससे हमेशा यही आरएनए बनेगा और इससे हमेशा फिर वही एक टाइप का प्रोटीन बनेगा। अगर कंडीशन ऐसी है, दूसरी कंडीशन है तुमने प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन बदल दी है, तो अब प्रमोटर इधर है, तो अब ये पॉलीमरेज क्या करेगा, अब ये पॉलीमरेज ना चाहते हुए भी ऊपर वाले को रीड करेगा, वो हमेशा 3 to 5 को ही टेम्पलेट लेगा, तो ऊपर वाली स्ट्रैंड टेम्पलेट हो जाएगी और ये नीचे वाली स्ट्रैंड हो जाएगी कोडिंग। पहले यही सेम कंडीशन में नीचे वाला पार्टिसिपेंट था ऊपर वाला नॉन पार्टिसिपेंट, बट अगर प्रमोटर टर्मिनेटर को तुम बदल दो, अगर अदला बदली कर दी तो अब ऊपर वाला टेम्पलेट हो चुका है, पॉलीमरेज यहां आके बैठा, उसने कहा नीचे तो 5 वाला है इसको नहीं पढ़ सकता मैं, 3 वाला बताओ कौन है, तो 3 to 5 को पढ़ेगा, और जब ये 3 to 5 को पढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इस 5 डायरेक्शन से इधर से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में आरएनए बनाएगा। आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट जी, सी का कॉम्प्लीमेंट जी, जी का कॉम्प्लीमेंट सी सी, टी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यू, सी का कॉम्प्लीमेंट जी का कॉम्प्लीमेंट सी, टी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यू। ये वाला आरएनए बनेगा यहां पे। अब फिर से देख लो, इस आरएनए का जो सीक्वेंस है और कोडिंग का जो सीक्वेंस है बिल्कुल सेम है, जहां जहां वहां पे यूरासिल है वहां वहां यहां पे थाइमीन है, तो जो एक्चुअल कोड पास हो रहा है ना वो कोडिंग स्ट्रैंड के पास था, टेम्पलेट का तो सहारा लिया गया उस कोड को वापस से रीजनरेट करने का। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि प्रमोटर इज एट 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर इज एट 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, और हमने बोला कि टर्मिनेटर इज एट डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, 3 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। इन डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि भाई टर्मिनेटर 5 और 3 दोनों वाले पोजीशन पे है, प्रमोटर 3 और 5 दोनों पे है, यहां पे भी दिख रहा है प्रमोटर ने 5th और 3rd दोनों ऑक्यूपाई किया है, टर्मिनेटर ने 3 और 5 दोनों ऑक्यूपाई किया है, तो ये चल क्या रहा है मामला, सारी लेबलिंग जो आप करते हो ना, ऑल द लेबलिंग इज डन विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। आप जब स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हो तो देखो कोडिंग कौन है, ऊपर वाला, देखो उसके 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर दिख रहा है, टेम्पलेट के हमेशा 3 प्राइम एंड पे प्रमोटर होता है, और इसमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कोडिंग स्ट्रैंड नीचे वाला हो गया है ना, तो उसके 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर है, तो जो आप स्ट्रक्चरल जीन के बोलते हो ना कि स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम पे प्रमोटर है,
तो बेसिकली आपका मतलब है कोडिंग स्ट्रैंड से। तो ये एनसीईआरटी की बात है, मेरी अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं है। तुम सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं अपनी मर्जी से, एनसीईआरटी ने लिख के दिया है ये। क्या कहती है एनसीईआरटी? दैट all reference is made with respect to कोडिंग स्ट्रैंड। हर चीज कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में है। जब हमने कहा कि स्ट्रक्चरल जीन, तो बाय डिफॉल्ट हम स्ट्रक्चरल जीन मान के चल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस को, कि वो एक्चुअल सीक्वेंस जो आरएनए में गया उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। हमने बोला प्रोमोटर कहाँ है? 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। तो बेसिकली किसके 5 प्राइम एंड पे होता है? कोडिंग के। इस वाले कंडीशन में ऊपर वाला कोडिंग है, इस वाले कंडीशन में नीचे वाला स्ट्रैंड कोडिंग है। एनसीईआरटी की लाइन है दैट बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ प्रमोटर टर्मिनेटर यू कैन स्विच द डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग। एनसीईआरटी की लाइन है दैट स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाय, फ्लैंक का मतलब होता है आजू बाजू, तो स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। जीन के दोनों तरफ प्रमोटर टर्मिनेटर होने निश्चित हैं, वो होंगे ही होंगे। कोई भी ऐसी जीन नहीं हो सकती जिसके एक तरफ प्रमोटर और दूसरी तरफ टर्मिनेटर ना हो, या टर्मिनेटर या प्रमोटर ना हो। एक वेल डिफाइंड जीन के दोनों साइड के एंड्स पर प्रमोटर और टर्मिनेटर होंगे ही होंगे। प्रमोटर जिस भी स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे होगा ना, वो वाला स्ट्रैंड कोडिंग हो जाएगा, दूसरा वाला टेम्पलेट। प्रमोटर जिस भी स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे होगा वो कोडिंग हो जाएगा, दूसरा वाला टेम्पलेट। और हमने दोनों डायग्राम में क्या देखा? हमने दोनों डायग्राम्स में क्या देखा? हमने देखा दैट द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, लिख लो, the sequence of coding strand is similar to sequence of RNA except thymine in place of uracil। अब अगर तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है ना, तो तुम हो सकता है स्टेटमेंट के ट्रू एंड फॉल्स में गड़बड़ कर दो, तो ध्यान देना। इन्होंने क्या लिखा है? सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग पहले लिखा है, तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस आरएनए के सीक्वेंस जैसा है, लेकिन थाइमीन है इन प्लेस ऑफ यूरासिल। यूरासिल की जगह थाइमीन है। अगर मैं लिख दूं सीक्वेंस ऑफ आरएनए पहले, अगर मैं स्टेटमेंट में पहले लिख दूं सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज सिमिलर टू द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो हो जाएगा एक्सेप्ट यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन। तो नॉर्मल इंग्लिश है। अगर पहले आरएनए लिख रहा हूं तो यहाँ पे पहले यूरासिल आएगा, पहले कोडिंग है तो इसलिए पहले थाइमीन आया है। हमने कहा था डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। तो ये सारी एनसीईआरटी की सारी बातें इनसे कवर हो गई। कि पहली बात कि दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, तो वो दोनों दिक्कतें देख ली। और दूसरा, ये डिसाइड किया कैसे कि भाई उस स्पीशीज में, उस जीन में कौन सा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आधों में ये चल रहा है आधों में ये। उस स्पीशीज में या तो सब में ये होगा या सब में ये ही कंडीशन होगी। तो वो डिसाइड किया प्रमोटर ने। प्रमोटर डीएनए का ही वो टुकड़ा है जहां आरएनए पॉलीमरेज आता है। आरएनए पॉलीमरेज कहता है मैं एक ही दिशा में जाऊंगा 5 से 3, अब एंटी पैरेलल 3 to 5 लेना पड़ेगा। तो अगर प्रमोटर यहां बनाया तो 5 to 3 ऊपर वाला है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नीचे वाला करेगा। आरएनए का सीक्वेंस और कोडिंग का सीक्वेंस सेम है। आरएनए में जहां जहां यूरासिल है वहां यहाँ पे थाइमीन है। अगर तुम प्रमोटर टर्मिनेटर अदला बदली कर देते हो तो प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज कहता है ठीक है मैं उधर जाके बैठता है, वो उधर जाके बैठ गया। और बैठने के बाद क्या किया उसने ऑटोमेटिकली टेम्पलेट ऊपर वाले को लिया, नीचे वाले को नहीं पढ़ रहा है। अब जो आरएनए बना उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस कोडिंग से मैच कर रहा है। जो 3 प्राइम पे यहाँ है वही 3 प्राइम पे यहाँ है, बट यहाँ जहां जहां यूरासिल है वहां यहाँ आया थाइमीन है।
So the sequence of coding is similar to the sequence of RNA except thymine in place of uracil. The sequence of coding strand is same as sequence of RNA except thymine in place of uracil. The structural gene is flanked by promoter and terminator. Promoter is present at 5' end of the structural gene. The promoter is present at the 5' end of the structural gene. और हमने क्या कहा, सारे रेफरेंस किससे लेते हैं, हमेशा कोडिंग से ही रेफरेंस लिया जाता है. तो ये सारी एनसीईआरटी की बातें हैं, ये सारा एनसीईआरटी की बात हमने कर ली खत्म. ये भी देख लो सिंगल व्यू में किसी का रह गया हो तो. अगर तुम लिख रहे हो सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज सिमिलर टू सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो एक्सेप्शन में आ जाएगा यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन. कि आरएनए में यूरासिल होता है थाइमीन की जगह पर. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं अब हम. हमने कहा था पहला पार्ट था कॉन्सेप्ट हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती क्या है. ठीक है, साथ ही देख लो इसकी एनसीईआरटी, वरना बाद में बोलोगे हम भूल गए सर, है ना. चलो एनसीईआरटी की लाइंस यहाँ पे मैं टाइप करके ले आया था. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. एक स्ट्रैंड से ही आरएनए बनता है, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनते. प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी गवर्न्स द प्रोसेस. यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होगा. एक्सेप्शन क्या है, adenosine complements now uracil. हमने कहा था भाई आरएनए में यूरासिल, आरएनए में थाइमीन नहीं होता, तो एडेनिन अब यूरासिल से पेयरिंग करेगा ना कि थाइमीन से. ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए और उसमें से भी सिर्फ एक स्ट्रैंड ही कॉपी होती है आरएनए में. डीएनए में तो हमने कहा था नीचे से ऊपर जितना डीएनए है सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेट होगा, दोनों स्ट्रैंड का डीएनए रेप्लिकेट होगा. लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता. वो जो डीएनए है, मान लो मैं ये डीएनए बनाऊं, अब अगर मैं कह रहा हूं कि इस डीएनए में ये टुकड़ा प्रमोटर है और ये टुकड़ा टर्मिनेटर है, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें, तो डीएनए में सिर्फ इस प्रमोटर से लेके इस टर्मिनेटर के बीच का जो एरिया है ना, इतना ही एरिया ट्रांसक्राइब होगा, बाकी का डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा. और इन दोनों में से भी एक ही स्ट्रैंड होगा, दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं होंगे. ठीक है, फिर क्या लिखा एनसीईआरटी ने, अगर इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, दोनों से ही अगर डीएनए आरएनए बनवाया जा रहा है, दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस. हमने देखा ना 5 से 3 वाला सीक्वेंस देखोगे तो दोनों का अलग आएगा. द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन वो भी दो अलग अलग हो जाएंगे. तो एक ही डीएनए के सेगमेंट से अगर दो दो अलग अलग प्रोटीन आएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में. पता ही नहीं चलेगा उसको कि भाई क्या करना है, लंबे वाले जीन बनाने की प्रोटीन बनानी है, छोटे हाइट रखने वाली बनानी है, काले की बनानी है, गोरे की बनानी है, लाल आंख होनी चाहिए, सफेद आंख होनी चाहिए, ब्राउन होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए, बाल का रंग व्हाइट करना है, ग्रीन करना है, रेड करना है, क्या करना है, भूत सेल को कुछ नहीं पता चलने वाला. फिर द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पर अगर वो दो आरएनए बनते हैं तो एक दिक्कत तो हमने पढ़ ली. दूसरी दिक्कत क्या है, वो खुद कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. दे कैन फॉर्म अ डबल स्ट्रैंड आरएनए which will prevent RNA from being translated. एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनवाया जा सकता, सीधी बात है. तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते. तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें 3 रीजन है किसके, डीएनए के, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर.
देयर इज अ कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है एक यूनिवर्सल तरीका, सब उसे ही मानेंगे, उसे बोला जाता है कन्वेंशन। तो देयर इज अ कन्वेंशन, देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ, देयर इज अ यूनिवर्सल रूल इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। कैसे? सिंस द टू स्ट्रैंड्स हैव ऑपोजिट पोलैरिटी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। भाई हमने क्या कहा था, डिपेंडेंसी मतलब किसको यूज कर रहे हैं, और पॉलीमरेज मतलब क्या बन रहा है। तो रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज वाज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज वाज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहां पे भी वी हैव डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इट आल्सो catalyzes the polymerization only in one direction, that is 5 to 3. So the strand that has polarity 3 to 5 can act as template, और उसे आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हो। दूसरा स्ट्रैंड जो प्रमोटर के हिसाब से 5 to 3 पर है, जो सेम होता है आरएनए जैसा, लेकिन उसमें थाइमीन होगा इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, इट इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, वो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे अलग रहता है। बड़ी स्ट्रेंज बात है कि ये स्ट्रैंड जो कुछ कोड नहीं कर रहा, आप इसे ही कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हो। सारे रेफरेंस पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन में आप इस कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हो। अब मान लो ये इन्होंने दे दिया, इन्होंने कहा ऊपर वाला टेम्पलेट है, नीचे वाला कोडिंग, तो प्रमोटर टर्मिनेटर कहाँ होने चाहिए? इस डब्बा में क्या होगा और इधर वाले डब्बे में क्या होगा? कहाँ पी लिखूं मैं, कहाँ टी लिखूं? लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला वो है। कमेंट बॉक्स में आंसर डालना अपना कि प्रमोटर लेफ्ट वाला बॉक्स होगा या प्रमोटर मेरा ये राइट वाला बॉक्स होगा। अगर एनसीईआरटी ने दे रखा है कि टेम्पलेट ऊपर वाला है, कोडिंग नीचे वाला है। हमने क्या कहा, प्रमोटर हमेशा कोडिंग के 5 प्राइम पे होगा, तो यहां पे सारे प्रमोटर सीक्वेंसेस होंगे और यहां पे सारे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होंगे। मैंने क्या कहा, अगर मैं तुमसे डायरेक्टली बोलूं कि यहां से आरएनए क्या बनेगा, तो कोई लफड़ा नहीं है बॉस, कोई लफड़ा नहीं है। द सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एक्सेप्ट यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन। यहाँ थाइमीन है तो यहाँ यूरासिल आ जाएगा, बाकी एसीजी एज इट इज, एसीजी। फिर टी है तो यहाँ यू आ जाएगा एसीजी एज इट इज, तो यूएसीजी यूएसीजी, यही सीक्वेंस चलता जाएगा। और चेक कर सकते हैं हम इसे, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यू, टी का कॉम्प्लीमेंट ए, जी का कॉम्प्लीमेंट सी, सी का कॉम्प्लीमेंट जी। तो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट आरएनए बनता चला जाएगा, और इस आरएनए का सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। वहां जा थाइमीन, वहां आया यूरासिल। ठीक है। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक, फ्लैंक मतलब साइड में होना। प्रमोटर 5 प्राइम एंड या अपस्ट्रीम पे होता है स्ट्रक्चरल जीन के। रेफरेंस किसका लिया है? कोडिंग से, टेम्पलेट का रेफरेंस नहीं लेते। क्या लिखा है, प्रमोटर कौन सी साइट है डीएनए की जहां आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है? प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर defines the template and coding strand by switching its position। अगर तुम टेम्पलेट टर्मिनेटर प्रमोटर को स्विच कर रहे थे तो डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट भी रिवर्स हो जाती है। टर्मिनेटर कब बोलते हैं? 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अगेन स्ट्रक्चरल जीन बोल लो, कोडिंग स्ट्रैंड बोल लो, ये वो रीजन है जहां पे प्रोसेस का अंत होगा। तो ये जितना भी टाइप्ड पोर्शन है ना, ये सारा एनसीईआरटी का लाया हूं मैं। ठीक है। प्रमोटर बना दिया और एरो मार दिया। एरो मतलब ये डायरेक्शन है, दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ न्यू आरएनए सिंथेसिस। अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना किसी डायग्राम में, बस ये 2 लाइन खींच दी और ऐसे एरो मार दिया,
ये एरो अपने आप में बहुत कुछ है। अगर एरो का डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये नीचे वाला टेम्पलेट है, तो ये पक्का 3 से 5 होएगा। ऊपर वाला ऑटोमेटिकली 5 से 3 होएगा। जिस पॉइंट से एरो लगा है, मतलब इस पॉइंट के जस्ट पहले तक सारा प्रमोटर हो जाएगा। एंड में जो भी रीजन है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेटर हो जाएगा। पता चल गया इसको देख के कि भाई ऊपर वाला कोडिंग है, नीचे वाला टेम्पलेट। तो ये एक एरो की काबिलियत बहुत ज़्यादा है। जिस पॉइंट से जिस डायरेक्शन में लगा है तो वो स्ट्रैंड टेम्पलेट हो जाएगी। दूसरा वाला कोडिंग, डायरेक्शन उधर क्यों है, क्योंकि ये 3 to 5 है और नीचे वाला 5 to 3। पॉलीमरेज यहाँ आके बैठेगा, वो कहेगा मैं ऊपर वाले को पढ़ सकता हूँ और उस डायरेक्शन में आरएनए बना के दे देगा। फ्लैंक करने का मतलब स्ट्रक्चरल जीन के दोनों तरफ प्रमोटर टर्मिनेटर का होना। ठीक है, तो सारी एनसीईआरटी हमने कवर कर ली है। अब हम आज के गोल के सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। हमने कहा था हमारा आज का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्ट्रॉन। जब हमने जीन पढ़ा था तो हमने क्या कहा था? अब तो जीन की डेफिनेशन 2-3 बार पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी। हमने क्या कहा था? जीन क्या होता है? ये एक ऐसा रीजन है डीएनए का, इट इज द रीजन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए। पूरे के पूरे डीएनए में वो टुकड़ा जिससे आरएनए बन जाए उस टुकड़े को जीन बोल देना बेटा। तो ये सिस्ट्रॉन क्या है सर? सवाल आया तो सर ये सिस्ट्रॉन क्या है? तो सिस्ट्रॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए which codes for polypeptide। जीन वो रीजन है जिससे आरएनए बनेगा तो सब जीन कहला देगा। सिस्ट्रॉन वो हिस्सा है डीएनए का जिससे पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन आती है। अब हमने बोला, क्या बोला? हमने बोला कि डीएनए से देखो डायरेक्टली, ध्यान देना, डीएनए से डायरेक्टली तो प्रोटीन कभी बन ही नहीं सकता भाई, पॉलीपेप्टाइड ही तो प्रोटीन में चेंज होता है। तो सिस्ट्रॉन है क्या बेसिकली? ये वो सीक्वेंस है which codes for मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो जिस आरएनए को पढ़कर प्रोटीन बनता है उस आरएनए को बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर। तो सिस्ट्रॉन क्या है तो डीएनए का ही टुकड़ा, लेकिन एक ऐसा टुकड़ा जिसमें पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन छुपी है, और पॉलीपेप्टाइड बनता है हमेशा एमआरएनए से। तो सिस्ट्रॉन वो डीएनए है जिससे स्पेसिफिकली एमआरएनए बन रहा है। आरएनए तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, एसएनआरएनए होता है, एससीआरएनए होता है, बहुत सारे आरएनए हैं। बहुत 100 से ज्यादा टाइप के एमआरएनए एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, 100 से भी ज्यादा। तो कोई भी डीएनए का टुकड़ा जो आरएनए बना दे, कोई भी टाइप का आरएनए हो, तो वो जीन तो पक्का कहलाएगा। लेकिन अगर वो जीन
स्पेसिफिकली, अगर वो जीन स्पेसिफिकली हमारी mRNA की है, जीन फॉर mRNA को आप बोलोगे सिस्ट्रॉन। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो दैट ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स। सारे सिस्ट्रॉन जीन है ही। सिस्ट्रॉन एक ऐसी जीन का नाम है जो mRNA बनाता है। सिस्ट्रॉन एक ऐसे डीएनए सीक्वेंस का नाम है जिससे स्पेसिफिकली mRNA बन रहा है। अगर उस सीक्वेंस ऑफ डीएनए से आरएनए बन रहा है मतलब जीन की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। ये वो सीक्वेंस है जिसके पास किसकी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स बट all genes are not cistrons। अगर उस जीन से टीआरएनए बनता है तो उसे सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। अगर उस जीन से आरआरएनए बनता है उसे सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। एसएनआरएनए, एसटीआरएनए, कोई और टाइप का आरएनए बन रहा है उसे सिस्ट्रॉन नहीं बोलेंगे। तो ये सिंगल व्यू में देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को लेके चलते हैं आगे। इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। ऑल राइट। ये बना दिया हमने डीएनए, ठीक है। ये पूरा बनाया मैंने डीएनए। अब मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला ये रीजन एक प्रमोटर है और ये रीजन एक टर्मिनेटर है। यह प्रमोटर, यह टर्मिनेटर। फिर मैं कह रहा हूं कि यहां एक प्रमोटर है और मान लेते हैं यहां एक टर्मिनेटर है। ये एक और प्रमोटर, ये एक और टर्मिनेटर। और फिर मान लेते हैं मैं कह रहा हूं यहां एक और प्रमोटर है और यहां एक टर्मिनेटर। ठीक है, डीएनए तो पूरा ही है लेकिन मैंने प्रमोटर टर्मिनेटर मार्क कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि इस प्रमोटर से इस टर्मिनेटर के बीच का हिस्सा जो है ये सारा रीजन एक जीन कहलाएगा। ठीक है, इसके पहले वाला नहीं और इस टर्मिनेटर के बाद वाला नहीं। फिर इस प्रमोटर से इस टर्मिनेटर तक जितना रीजन है ये एक जीन कहलाएगा और इस प्रमोटर से इस टर्मिनेटर के बीच का हिस्सा एक जीन कहलाएगा। स्ट्रक्चरल जीन था। अब क्या होगा मेरा, मान लेते हैं इस जीन से एक आरएनए बना जो है राइबोसोमल आरएनए। इस जीन से जो इंफॉर्मेशन आई वो आई एक आरएनए की जिसको हम बोल रहे हैं टीआरएनए। लेकिन इस जीन से जो इंफॉर्मेशन आई वो आई एमआरएनए की। प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास है? इसके पास। तो यहां से इंफॉर्मेशन आई मेरी बनने की एक पॉलीपेप्टाइड चेन। मेरा प्रोटीन, मेरा पॉलीपेप्टाइड यहां से बन रहा है। तो इन तीनों में से सिस्ट्रॉन किसके पास लिखूं मैं? जीन 1, जीन 2, जीन 3। क्योंकि तीनों डीएनए टुकड़ों से आरएनए बना किसी ना किसी टाइप का। भाई इधर भी आरएनए बन रहा है, इधर भी आरएनए बन रहा है, इधर भी आरएनए बन रहा है। तो मैंने बोल दिया भाई ये तीनों रीजन्स जीन कहला रहे हैं, इनका अपना अपना प्रमोटर टर्मिनेटर है। जो भी हिस्से बीच में है, भाई इस टर्मिनेटर के बाद इस प्रमोटर से पहले बीच का रीजन है, तो इनको हम बोलते हैं स्पेसर डीएनए।
इनका कोई काम नहीं है अभी। अब अगर मुझे इन जीन में सिस्ट्रॉन लिखना हो तो सिस्ट्रॉन कौन है? करेक्ट, सिस्ट्रॉन वर्ड खाली जीन 3 पे लगेगा, क्योंकि ये डीएनए का टुकड़ा है जिसके अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो राइबोसोमल आरएनए बनाना है, राइबोसोम बनाएगा। इस बीच के रीजन में टीआरएनए बनाने की इंफॉर्मेशन है, वो अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है, लेकिन उसके पास क्या प्रोटीन बनाना है उसका कोड नहीं है। प्रोटीन में अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या रहेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन, वो सारी कोड एमआरएनए के पास है। तो ये जो जीन का टुकड़ा है बीच में, ग्रीन वाले के बीच में, ग्रीन प्रमोटर टर्मिनेटर्स के बीच में, इस टुकड़े को मैं सिस्टोन बोलूंगा। तो सिस्टोन इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। Cystron is the sequence of DNA which codes for mRNA. Cystron is the gene which codes for mRNA. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्ट्रॉन। सिंगल व्यू में देख लो। भाई प्रमोटर से टर्मिनेटर अगर लिख दिया तो इसका मतलब ये एक जीन, ये दूसरी जीन, वो तीसरी जीन। आरएनए बन रहा है तो जीन तो कहला रहा है, लेकिन जहां से एमआरएनए या प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो एक सिस्ट्रॉन हमेशा जीन ही होगा, बट सारे जीन सिस्ट्रॉन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर? सिंगल व्यू भी दे दिया था मैंने इसका। नेक्स्ट, सिस्ट्रॉन की दो अरेंजमेंट्स हैं। एनसीईआरटी ने कहा है सिस्ट्रॉन की दो अरेंजमेंट्स हैं। एक अरेंजमेंट को कहा जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, और एक अरेंजमेंट को कहा जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। दो अरेंजमेंट्स हैं ये, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अगर हम देखें तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है ना, इट इज मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोट्स। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक इज फाउंड मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स। ये याद रखने में तुम्हें तकलीफ होगी नहीं ज्यादा। पी और पी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट, ज्यादातर केस। ऑलवेज नहीं लिखा है, मोस्टली लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हमने कहा सिस्ट्रॉन वो रीजन है जिससे पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब जो मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है उसमें एक प्रमोटर के कंट्रोल में एक ही सिस्ट्रॉन है। यहां पे वन प्रमोटर कंट्रोल्स वन सिस्ट्रॉन। information for one polypeptide is available। एक प्रमोटर के कंट्रोल में एक ही सिस्ट्रॉन है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब एक ही सिस्ट्रॉन है मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन, लेकिन पॉली के अंदर क्या हो रहा है? पॉली में सिंगल प्रमोटर जो होता है, वन प्रमोटर कंट्रोल्स मोर देन वन सिस्ट्रॉन। एक प्रमोटर के बस में एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है,
मतलब information for more than one protein या polypeptide is available. मोनोसिस्टोनिक में एक प्रोमोटर के बस में एक ही सिस्टोन है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन है। पॉलीसिस्टोनिक में एक प्रमोटर एक से ज्यादा सिस्टोन को कंट्रोल करता है, तो इसलिए एक से ज्यादा प्रोटीन की इंफॉर्मेशन भी है। फिर यूकैरियोट में एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, एक सिस्टोन तो है, उससे एक पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन भी आनी है, लेकिन जबरदस्ती का पंगा है। उसको हम बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोकैरियोट में वो नहीं होती। यहां पे उस सिस्टोन में कोई स्प्लिटिंग्स नहीं है। यूकैरियोट में वो एक सिस्टोन तो है, वो एक जीन तो है, लेकिन वो जीन भी काम और बेकाम के पोर्शन में, कोडिंग नॉन कोडिंग में बटी हुई है। पॉलीसिस्टोनिक में ऐसा नहीं होता। डायग्राम से देखते हैं, सिंगल व्यू में सारे पॉइंट्स देख लो, डायग्राम से सारे फिर से समझते हैं। मान लेते हैं मोनोसिस्टोनिक कंडीशन है, तो मोनोसिस्टोनिक में क्या होगा, 5 to 3, 3 to 5, इधर मान लिया मैंने प्रमोटर, इधर मान लिया मैंने टर्मिनेटर। अब अगर वो मोनोसिस्टोनिक है ना, तो ध्यान दो इसमें क्या हो रहा है। इस मोनोसिस्टोनिक में नीचे वाला तो तुम्हें पता है टेम्पलेट है, ऊपर वाला कोडिंग है। इससे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये बना एक आरएनए, इसे हम कहते हैं HNRNA। इस आरएनए के अंदर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो काम के नहीं होंगे। रंग बदल देता हूं मैं, जो काम के हिस्से नहीं है उनके। जो काम का है वो येलो, जो नहीं है काम का वो ये। अब पता कैसे चला ये? यही चीज आगे मैच्योर होती है, तो जो फाइनल mRNA बनता है ना, जो HNRNA बना, ऊपर मान लो टेम्पलेट की मैं बात करूं, तो टेम्पलेट के अंदर ये 3 हिस्से टेम्पलेट के, सारे कलर्स मैच कर दिए। अब नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है, उससे यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक में पहले एक आरएनए बना, उसे बोलते हैं HNRNA। HN की फुल फॉर्म होती है हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस मतलब मिक्सचर है अभी वो, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ये बन गया। लेकिन इसमें से जब mRNA बना, और इस mRNA से बनते हैं फिर पॉलीपेप्टाइड, लेकिन एक ही पॉलीपेप्टाइड बना। तो क्योंकि एक पॉलीपेप्टाइड है, तो इस प्रमोटर से टर्मिनेटर के बीच के हिस्से को हम एक ही सिस्टोन मान रहे हैं, एक जीन मान रहे हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो मैसेंजर आरएनए है और जो टेम्पलेट डीएनए है, इनमें कुछ कुछ घपले हैं। इन्होंने देखा कि मैसेंजर आरएनए में से कुछ कुछ टुकड़े हैं जो टेम्पलेट से मैच कर रहे हैं, कुछ टुकड़े मैच नहीं करते। तो जो टुकड़े मैच नहीं कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है एक्सॉन। सॉरी, जो मैच नहीं कर रहा, जो कोडिंग नहीं है, उसे कहा जाता है इंट्रॉन।
और जो काम के टुकड़े हैं उन्हें कहा जाता है एक्सॉन। तो ये एक्सॉन इंट्रॉन का कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। वो काम की जीन भी बटी हुई है काम और बेकाम चीजों में। एक्सॉन वो है विच इज फाउंड इन mRNA। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि एक्सॉन कोडिंग है, वो काम की चीज है जो mRNA में पाई जाती है। और इंट्रॉन जो होते हैं दे आर नॉट फाउंड इन mRNA। दे आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग। इनका काम नहीं है, इनको काट के हटा दिया जाता है। ठीक है। तो टेम्पलेट क्या है तुम्हें पता है। उससे अब जो पहली बार आरएनए बना, साइंटिस्ट को पता लग गया कि भाई ये एमआरएनए फाइनल नहीं है, क्योंकि इसके में से कुछ रीजन्स टेम्पलेट से मैच कर रहे हैं, कुछ रीजन मैच नहीं कर रहे, तो वो गए कहाँ। तो साइंटिस्ट ने देखा कि पहले इनके पास एक आरएनए बनता है जिसे कहते हैं HNRNA, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसमें काम का और बिना काम का, बिना काम वाला इंट्रॉन। इंट्रॉन बेसिकली कर क्या रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। इंट्रॉन इज इंटरप्टिंग सीक्वेंस। इंट्रॉन इज जस्ट इंटरप्टिंग सीक्वेंस। तो इसको काट के हटाना था, उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, उस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। वो काट के हटा दिए जाएंगे बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में थे, बाद में हटते हैं। तो साइंटिस्ट को पता चला कि जो यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक, एक प्रमोटर के कंट्रोल में एक ही सिस्टोन है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन ये सिस्टोन, खुद ये जीन बटी हुई है काम के पोर्शन में और यूजलेस पोर्शन में। काम वाला एक्सॉन पोर्शन है, ये एमआरएनए में मिलता है, ये प्रोटीन बनवाते हैं। और जो काट के हट रहे हैं उनको बोला इंट्रॉन, इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस। ये नॉन कोडिंग है, ये काम के नहीं है, ये प्रोटीन इंफॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते। यही चीज अगर मुझे पॉलीसिस्टोनिक में अब देखनी हो तो 5 3 3 5, इधर का रीजन प्रमोटर, इधर का रीजन टर्मिनेटर। लेकिन बड़ी मजेदार चीज हुई क्या, साइंटिस्ट ने देखा कि इससे आरएनए बना और यहाँ पे सीधा एमआरएनए बनता है। यहाँ एचएन का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रोकैरियोट में एचएन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा एमआरएनए। और जब ये एमआरएनए ट्रांसलेट हुआ तो इन्होंने देखा कि इस रीजन से 3 प्रोटीन्स बन रहे हैं। प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3। तो इनको समझ में आ गया कि यहां पर 3 सिस्टोन्स हैं। ये एक सिस्टोन है, इसका पोर्शन मान लो यहां पे आ गया। फिर कोई सेकेंड सिस्टोन है, उसका पोर्शन यहां पे आ गया। और फिर कोई थर्ड सिस्टोन है, तो उस एमआरएनए का पोर्शन यहां पे आ गया। ठीक है। तो ये बना तुम्हारा एक प्रोटीन, ये बना हमारा दूसरा प्रोटीन, और ये बना तीसरा प्रोटीन। एक ही प्रमोटर ने एक से ज्यादा सिस्टोन
पता कैसे चला एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन? क्योंकि उसी रीजन से एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बने, मतलब इसी में एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है, एक से ज्यादा फंक्शनल जीन है। तो इस कंडीशन को बोला गया पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में ये स्प्लिट जीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का सारा सीक्वेंस टेम्पलेट में मिल जाता है। लेकिन मोनोसिस्ट्रॉनिक जो यूकैरियोट्स का है, यूकैरियोट में जो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है रीजन, वहां पे एमआरएनए पूरा का पूरा टेम्पलेट से मैच नहीं करता। जो रीजन मैच कर गया वो एक्सॉन, जो मैच नहीं करता है वो इंट्रॉन है। वो एचएनआरएनए में था, उसे काट के हटा देते हैं। काटने की प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ये भी एक एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है। सिंगल व्यू में देख लो, आगे चलते हैं। ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ना, बड़ी मजेदार कहानी है इसकी। ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट is found in eukaryotes, लेकिन ये कोई इवॉल्व फीचर नहीं है ऐसा। इट इज ऑल्सो फाउंड इन आर्कीबैक्टीरिया। इन जनरल जितने प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक और नो स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें यूकैरियोट्स की ही तरह स्प्लिट जीन अरेंजमेंट मिलता है। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ना, इट इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। रेमिनिसेंट का मतलब होता है रिमेन, एंटीक्विटी का मतलब होता है कोई बहुत पुरानी चीज। तुम्हारे घर में मान लो दादी है तुम्हारी, दादी से कोई ज्वेलरी का टुकड़ा पूछना, वो बोलेंगी मुझे मेरी सास ने दिया था या मेरी दादी सास ने दिया था। तो सोचो, तुम्हारी दादी माँ की दादी सास, वो एक जनरेशन, उनकी एक जनरेशन, उनसे एक और जनरेशन, 3 जनरेशन, फिर तुम्हारी मम्मी। तो मान लो दादी माँ ने वो चीज़ तुम्हारी मम्मी को दे दी, तो तुम्हारे लिए तो वो 4 जनरेशन से है ना तुम्हारे घर में, तो एक एंटीक चीज हो जाएगी। तो ऐसे ही आर्कीबैक्टीरिया आज के नहीं है, सेंचुरीज ओल्ड है, मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। तो ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज की याद है एक। इट इज द रिमेन ऑफ समथिंग एंटीक, इट इज रिमेन्स ऑफ समथिंग ओल्ड। और ये पता कैसे चला कि भाई ये चीज सिर्फ यूकैरियोट में नहीं, कुछ प्रोकैरियोट में भी है, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया। और हमने क्या कहा था, ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस के लिए एसएनआरएनए काम करते हैं। आरएनए वर्ल्ड के नोट्स खोलो पलट के, करो करो, बोला है बार बार, आरएनए वर्ल्ड के नोट्स पलटो। वहां हमने लिखा था कि एसएनआरएनए जो है वो अपने आप ही स्प्लाइसिंग की प्रोसेस करा सकता है, राइबोजाइम्स हैं वो भी। तो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड भी पता चलता है। ठीक है, उस समय डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड भी पता चल गया। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं सारी। ये एक कलर्ड डायग्राम है, एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, तो इसका मतलब मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब इसमें क्या दिखाया, ये देखो, ये ग्रीन वाला पार्ट तो ये यहां पर है, ये येलो वाला पार्ट ये यहां पर है, ये पर्पल वाला पार्ट ये यहां पर है। तो जो सीक्वेंसेस, जो इंफॉर्मेशन पॉलीपेप्टाइड तक पहुंची है, मतलब वो काम की थी, वो एक्सॉन है। और बीच में जो इंट्रॉन्स वाली है वो इंफॉर्मेशन यहां नहीं होती, वो हट चुकी होती है। ये स्टार्टिंग में प्रमोटर, ये स्टार्टिंग में टर्मिनेटर, बीच की हो गई सारी जीन। एक इंफॉर्मेशन है
तो इसलिए मोनोसिस्ट्रॉनिक। इन 3 एक्सॉन से 3 अलग पॉलीपेप्टाइड नहीं बन रहे, ये 3 अलग चेन क्रिएट कर रहे हैं जिससे मिलके एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। तो एनसीईआरटी ने कहा भी है कि यूकैरियोट्स में चीजों को बताना बड़ा मुश्किल है। जीन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। जीन लोकेटेड ऑन डीएनए बोलते हैं, बट जीन डीएनए का ही टुकड़ा है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए आल्सो डिफाइंस द जीन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिस्ट्रॉन टर्म दी कि ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बोल दिया भाई, जिससे पॉलीपेप्टाइड बने वो सिस्ट्रॉन। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर वो जो सिस्ट्रॉन है, वो जो जीन है, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकती है जैसे कि यूकैरियोट, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकती है जैसे कि ज्यादातर प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है, इसमें इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दैट द जीन्स इन यूकैरियोट आर स्प्लिट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बोलते हैं। फिलिप्स और शार्प नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, नोबेल प्राइज भी जीता था। जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, जो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, उनको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। ये दिखते हैं मैच्योर आरएनए में। और जो इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं, जो तुम्हें मैच्योर आरएनए में, एमआरएनए में नहीं दिखती, उनको कहते हैं इंट्रॉन्स। तो ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, ये जीन के डेफिनेशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देती है यूकैरियोट्स में, क्योंकि हमने कहा जो कोड नहीं करता उसको जीन तो नहीं बोलना चाहिए, बट उसके बावजूद क्योंकि ये इंट्रॉन्स एक्सॉन के बीच में फंसे हुए हैं, तो ये जीन का पार्ट कहलाने लग जाते हैं, बट काम नहीं करते, ठीक है। फिर मैंने कहा था एनसीईआरटी की एक और लाइन, एनसीईआरटी की एक और लाइन थी, ये रही। एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये अब हम समझ रहे हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। जेनेटिक मटेरियल का एक पुराना फीचर है। कैसे? द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। कैसे? क्योंकि ये आर्की बैक्टीरिया में डिस्कवर हुए जो लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस को दिखाती है, तो पहले ही लिखवा दिया था एविडेंस कि पहले की दुनिया सारी आरएनए बेस्ड थी, कि आरएनए अपने आप इन इंट्रॉन्स को काट के हटा लेते थे बिना किसी प्रोटीनिशियस एंजाइम के, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। लेट्स कीप इट दिस मच ओनली टुडे, ठीक है। इतना पोर्शन वापस अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना। इवन तो आज हमें मैकेनिज्म कवर करना था, बट कोई बात नहीं, हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और टाइप्स ऑफ आरएनए को नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और टाइप्स ऑफ आरएनए को हम नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे। आज खाली ये सारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया है। एक बार 2x स्पीड पे फिर से इस पूरे को सुन के देखना, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवाइज करना, आगे वाला सारा पढ़ के आना कि एनसीईआरटी ने क्या बताया है पॉलीमरेज के बारे में, कितने टाइप के पॉलीमरेज बताए हैं एनसीईआरटी ने, यूकैरियोट के लिए कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग क्या लिखी है, कितने टाइप के आरएनए बताए हैं, ये सब पढ़ के रखना। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड, विल मीट यू नेक्स्ट। थैंक यू माय गाइस।